नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो करीब 175 साल लंबा है। एक ऐसा कानूनी सफर जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी के राज को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक में बदल दिया। ये कहानी है उन एक्ट्स की, उन कानूनों की जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिस पर आज भारत खड़ा है, वो आखिर बना कैसे? कहाँ से आया ये सब? उसकी नींव कैसे पड़ी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, बिल्कुल वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो ये है हमारी यात्रा का एक छोटा सा मैप। हम शुरू करेंगे 1773 के पहले रेगुलेशन से, फिर देखेंगे 1858 में जब क्राउन का राज शुरू हुआ, 1919 में जब भारतीयों को थोड़ी बहुत नुमाइंदगी मिली, और आखिर में 1947 यानी आज़ादी। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो इतनी ताकतवर हो गई कि भारत पर ही राज करने लगी। अब जब ऐसा हुआ तो लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को लगा कि अरे ये ताकत तो हाथ से निकल रही है, इस पर लगाम कसनी पड़ेगी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये जो शुरुआती कानून थे ना, वो असल में भारत पर शासन करने के लिए नहीं लाए गए थे, बल्कि वो उस कंपनी पर शासन करने के लिए थे जो भारत पर राज कर रही थी। मतलब रेगुलेटर को रेगुलेट किया जा रहा था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस दिशा में पहला कदम था। और फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने तो ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल मामलों पर और भी मजबूत कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ चार्टर एक्ट्स का दौर, और यहीं से खेल बदलने लगा। सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रलाइजेशन, शुरू हो गया। आसान भाषा में कहें तो सारी पावर धीरे धीरे कंपनी के हाथ से फिसलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के पास जा रही थी। ये एक तरह का स्टेप बाय स्टेप टेकओवर था। देखिए, लगभग हर 20 साल में एक नया चार्टर एक्ट आता और हर एक्ट कंपनी की ट्रेडिंग पावर को थोड़ा और कम कर देता और उसे पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब एक सरकारी मशीनरी में बदल रहा था। 1813 आते आते उसकी ट्रेड मोनोपोली लगभग खत्म हो गई। 1833 तक तो वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के रह गई थी, और 1853 तक तो सरकार का पूरा ढांचा ही बदल रहा था। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, 1857 का विद्रोह। इसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। 1858 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से सब कुछ बदल गया, एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब सत्ता कंपनी के बोर्डरूम में नहीं, बल्कि सीधे लंदन में तय हो रही थी। तो 1858 के एक्ट ने पावर ट्रांसफर तो कर दी, लेकिन 1861 का जो काउंसिल एक्ट आया, उसने एक नई चीज शुरू की। पहली बार, भले बहुत ही छोटे लेवल पर, नॉन ऑफिशियल भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल किया गया। ये एक छोटा सा कदम था, पर यकीन मानिए इसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। ये जो दौर था ना, ये बड़ा अजीब था, विरोधाभासों से भरा हुआ। मतलब एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार कुछ सुधारों का लॉलीपॉप दे रही थी ताकि लोग शांत रहें, और दूसरी ही तरफ जो भी राष्ट्रवाद की आवाज उठ रही थी, उसे कुचलने के लिए बहुत ही सख्त कानून बना रही थी। और ये दोहरी नीति, ये ड्यूल पॉलिसी एकदम साफ दिखती है। एक तरफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जैसे कानून लाए गए, जिनसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई, और वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे दमनकारी कानून थे जो लोगों की आज़ादी को ही छीन रहे थे। और इस दमन का सबसे बदनाम चेहरा था 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में कहा जाता था नो अपील, नो दलील, नो वकील। सोचिए, एक ऐसा काला कानून जो सरकार को ये पावर देता था कि वो किसी को भी बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल सकती है। और इसी एक्ट के खिलाफ जो विरोध हुआ, उसी ने जलियांवाला बाग नरसंहार की जमीन तैयार की थी। अब तक भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। तो अब जो 20वीं सदी में कानून आ रहे थे, वो सिर्फ अंग्रेजों के हुक्म नहीं थे, बल्कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दबाव का नतीजा थे। ये वो कानून थे जो भारत को सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वशासन की तरफ धकेल रहे थे। और ये थे आज़ादी की तरफ आखिरी सबसे अहम कदम। 1919 के एक्ट ने प्रांतों में डायार्की यानी एक तरह का डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया।
इसमें पावर को चुने हुए भारतीय मंत्रियों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बांट दिया गया। फिर आया 1935 का एक्ट, जिसने एक फेडरल स्ट्रक्चर और राज्यों को और ज्यादा आज़ादी दी। और आखिर में 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात है, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो सिर्फ एक और कानून नहीं था। ये इतना डिटेल्ड, इतना बड़ा था कि इसने आज़ाद भारत के संविधान के लिए एक, कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट का काम किया। हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सारे एक्ट्स, ये सारे कानून क्या सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, या फिर ये एक देश के बनने, उसके संघर्ष करने और आखिर में आज़ादी पाने की कहानी कहते हैं? शायद जवाब ये है कि इन्हीं कानूनों के पन्नों के बीच मॉडर्न इंडिया की पूरी कहानी लिखी हुई है।